सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? भूपेश बघेल। उन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। अब इस योजना में क्या होगा या क्या होता है? तो दूसरी बेटी के जन्म पर महिला को इस योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग करके वो महिला अपना भरण पोषण आसानी से कर सकेगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम याद रखना है, कौशल्या मातृत्व योजना। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। कितनी राशि दी जाएगी दूसरी बेटी के जन्म पे? 5,000 रुपए की। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ ने ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भी शुरू की है। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। और छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ ने ही महतारी दुलार योजना शुरू की। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। अभी चौथा बन गया यहाँ पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो टोटल 4 हो गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, और ये चौथा हो गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। याद रखना लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और पंडवानी नृत्य काफी फेमस है यहाँ का, और इसकी पहली महिला कलाकार का नाम है तीजन बाई। अच्छा, एक हरेला त्योहार और एक हरेली उत्सव, इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना हरेली तो है छत्तीसगढ़ का और हरेला है उत्तराखंड का। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपए तक का तो लोन दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज अनुदान भी उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, आप देखोगे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कौन सी योजना पढ़ी है? कौशल्या मातृत्व योजना। और दूसरे में पढ़ रहे हैं मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, यानी कि दोनों क्वेश्चन में माता का बखान हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करते हैं, तो वहां पे ये प्रश्न मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यहां पे बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। और आप जानते हो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहां पे लगाया गया? चंडीगढ़ में ही। और चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था अभी उन्होंने, जो कि इजराइल में हुई थी। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। आपको बताएं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2022 में। कहां पे? पंचकुला हरियाणा में, जिसका मैस्कॉट क्या है? धाकड़। और एक पूजा जातियान का नाम भी याद रखना, ये हरियाणा की है। अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? हरियाणा ने। और महिला टीम में बात करेंगे तो केरल टीम विजेता रही थी, जो कि कहां पे हुआ था ये चैंपियनशिप? भुवनेश्वर में। अच्छा, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तनिष्का कोटिया को। अब यहां से प्रश्न बन जाएगा इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज प्लेयर हैं ये। और अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी थी। गुरुग्राम में ही खोला गया था भारत का पहला ग्रेन एटीएम। गुरुग्राम में ही मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी। और भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको करनाल हरियाणा में मिलेगा। अच्छा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इसको कहाँ से शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। और आपको याद होगा पानीपत को ही बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वीवर्स। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा टी राजा कुमार। तो सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी जो नियुक्ति है ये 2 साल के लिए की गई है। किसका स्थान लेंगे? तो डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लेंगे ये। अच्छा, अहमद नासर अल रईसी का नाम आपने सुना होगा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने थे ये, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और माधवी पुरी बुच इंपॉर्टेंट नाम है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जबकि जी अशोक कुमार से 2 नाम मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने और दूसरे जी अशोक कुमार ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ट्विटर के अभी नए सीईओ कौन बने। बाकी आपको याद होगा अभी कल परसों ही पढ़ा था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी किस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी स्थापना होती है 1989 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूपीआई 123 पे। अब फीचर फोन क्या होता है? तो जो पहले चला करते ना, अभी तो स्मार्टफोन आ गए, सबके पास मिलेंगे स्मार्टफोन। पहले जो बटन वाला फोन होता था, कीपैड वाला, उसे कहते थे फीचर फोन। तो अब आरबीआई क्या कहता है कि भैया जिन किसी के पास भी फीचर फोन है वो उसके द्वारा भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने फीचर फोन से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो अब आप वो भेज पाएंगे बड़ी आसानी से। उसके लिए हमने ये यूपीआई 123 पे सर्विस को लॉन्च किया है। मतलब इस सर्विस के जरिए अब वे लोग भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और इसमें इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब कैसे भेज पाएंगे? अगर आपके पास फीचर फोन है तो आप उस व्यक्ति का नंबर डायल करिए जिसे आपको पैसे भेजना है, फिर उसके बाद अमाउंट टाइप करिए जितना अमाउंट आपको भेजना है और उसके बाद यूपीआई पिन डाल दीजिए, वो पैसा चला जाएगा। यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, इस सर्विस के अलावा आरबीआई ने डीजी साथी पहल को भी शुरू किया है जो डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। अच्छा बताओ, भारत ने अभी किस देश में यूपीआई सर्विस को शुरू किया? तो नेपाल में। और भीम सर्विस को शुरू किया था भूटान में। और बताओ आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर अभी कौन बन गया? रुपे बन गया, जबकि टाइटल स्पॉन्सर तो टाटा ग्रुप है। और भीम हो गया, यूपीआई हो गया या रुपे हो गया, तीनों को बनाया किसने, डेवलप किसने किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। देखो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अगर पूछें कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इसका लोगो आप देख रहे हो, जो पेड़ है वो पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, और जानवर कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा बताओ, अभी आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख रुपए। और अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। अच्छा, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? गुजरात। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो परम गंगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसे अभी आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया, इसका निर्माण किस मिशन के तहत किया गया ये पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको शुरू किया गया था 2015 में। और कब तक के लिए शुरू किया गया? 7 साल के लिए, यानी कि 2022 तक के लिए, जिसका उद्देश्य है 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना। और इस मिशन को किसने शुरू किया या किसके तहत इसे शुरू किया गया? तो सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था परम प्रवेगा के बारे में। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसे स्थापित किया गया था कहाँ पे? आईआईएससी बंगलुरु में। इसे भी सीडेक ने बनाया है किस मिशन के तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत।
तो ये ध्यान रखना। बाकी IIT रुड़की से आपको याद होगा, इसने किसान एप्लीकेशन को अभी लॉन्च किया था। अच्छा, वैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। इसे भी सीडेक पुणे ने बनाया। और गंगा से याद आना चाहिए आपको ऑपरेशन गंगा के बारे में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था वो है ऑपरेशन गंगा। अच्छा बताओ, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? भारत में वैसे सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और पूरे विश्व में कहा जाता है सेमोर क्रे को। अच्छा, ईरान ने अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या है? सिमोर्ग है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जापान का, जिसका नाम है फुगाकू। बाकी IIT कानपुर अभी इसने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया था। और IIT दिल्ली से याद आएगा, दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम है नासो 95। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था IIT रोपड़ ने, जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। तो ये भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो मई के आखिरी दिन यानी कि 31 मई को इसे मनाते हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त स्मोक फ्री स्टेट कौन सा बना था? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगर पूछे कि एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा थाईलैंड। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देखो रिवाइज करते हैं। चलो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया था। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। और 7 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया था। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया था। तो मार्च के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान रखना इनको, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा रिजवान हसन को। तो बांग्लादेश के पर्यावरण वकील हैं ये रिजवान हसन, जिन्हें 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अब वे अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा सम्मानित की जाने वाली दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल हो गई हैं। और आपको बता दूं, इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या नाम है? रिजवान हसन नाम याद रखना, जिन्हें मिला 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। अच्छा, दीपक धर भी इंपॉर्टेंट नाम है। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने ये। और विनोद शर्मा आपको याद होगा, 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था व्यक्तिगत श्रेणी में। JC चौधरी भी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना? तो आंसर होगा प्राजक्ता कोली को। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लंबाई पूछ रहे हैं आपसे, तो आंसर होगा 100 फीट। तो बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। और कौन बना रहा है इसको? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। इसकी लंबाई 100 फीट है, ऊंचाई की बात करोगे तो 30 फीट है। तो इस मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, सन 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है? सबको बताए, लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और प्रश्न बताता हूँ आपको जो एग्जाम में आया था, बताना उसका उत्तर क्या होगा। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माँ का नाम था माया देवी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा।
अच्छा, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया था। तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई कितनी है? 100 फीट है। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया है और ये एक समर्थ उद्यमिता अभियान है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है। एमएसएमई मंत्री कौन है वैसे? नारायण रणें। तो उद्देश्य क्या है इस अभियान का? कौशल विकास संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, जिससे महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ेगा और महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनेंगी। आपको याद होगा, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था, एमएसएमई मंत्रालय ने ही संभव और स्वावलंबन योजना शुरू की थी। उससे पहले इसने रैंप पहल भी शुरू किया था। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। और एमएसएमई मंत्रालय ने ही, आपको याद होगा, चैंपियन पोर्टल भी लॉन्च किया था, जहां पे एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी सारी जानकारियां आपको मिल सकेंगी। और अभी जनवरी 2022 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया था, जो पुडुचेरी में एमएसएमई के तहत कार्य करेगा। और उससे पहले आपको याद होगा, सिडबी ने एमएसएमई के लिए सहवास SHWAS सहवास और आरोग AROG आरोग ऋण योजनाएं शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी में वित्तीय सहायता देना। तो ये सब ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ। अच्छा, वैसे हमारी महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो आप मुझे फटाफट से लिख के बताओ, इनके पहले नॉवेल का नाम क्या है जो अभी न्यूज़ में था? तो इस प्रश्न में बात करेंगे तो अभी महिला व बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, शिक्षा छोड़ दी है, उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपसे पूछा था स्मृति ईरानी का पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो आंसर होगा लाल सलाम। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और यूनिसेफ के अभी नए प्रमुख बने थे, क्या नाम है उनका? कैथरीन रसेल। अच्छा बताओ, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय वाला 11 अक्टूबर को। और आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अभी कौन सी परियोजना शुरू की थी? याद है क्या? 2-4 दिन पहले ही पढ़ा है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ध्यान रखना उसको भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बीकानेर में। अभी 6 से लेके 8 मार्च तक किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में। अच्छा, मरु महोत्सव हमने मनाया था कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान के पुष्कर में। और पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। और आपको याद होगा, अभी वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया था इंडियन एयरफोर्स ने, कहाँ पे? जैसलमेर में, जैसलमेर के पोखरण में। और अभी भारत और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। अभी राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की भी घोषणा की है। अच्छा, ऊंटों पर चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और ये बीकानेर की सबसे फेमस है। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो अभी यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो बाइडन ने रशिया से जो तेल आ रहा है उनके यहाँ पे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब अमेरिका रशिया से तेल नहीं लेगा। अभी आपको पता है, रशिया पे पहले से ही काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और अब ये फैसला लिया गया कि रशिया से अमेरिका तेल नहीं खरीदेगा। कारण रशिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तोड़ना। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइस, देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।
ताकि इसी तरह का सेशन हम कंटिन्यू रख सकें। इसे लाइक करना ज़रूर है और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। अब कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था, अभी किस देश के बीच स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा श्रीलंका और भारत के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इन सभी क्वेश्चंस की, इनको याद कर सकें अच्छे से। क्विज मिलेगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहीं से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।